साथियों नमस्कार। सभी डीपीसी प्राचार्य डाइट और हमारे बीआरसी, बीएससी, एपीसी और मुख्य रूप से हमारे जो शिक्षक हैं इस यूट्यूब कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, आप सभी का तृतीय शैक्षिक संवाद में स्वागत है। आज का हमारा जो मुख्य 7 और 8 और 9 मॉड्यूल जो पूर्ण किया है आपने, उस पर यह आधारित है और हम इस शैक्षिक संवाद के प्रारंभ में माननीय हमारे आयुक्त महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमारे शिक्षकों को और डाइट के और सारे साथियों को मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय आयुक्त महोदय। ऑनलाइन शैक्षिक संवाद में पार्टिसिपेट कर रहे शिक्षा केंद्र के समस्त अधिकारीगण, समस्त जिले के डाइट्स फैकल्टी, डाइट प्राचार्य और हमारे जिले स्तर पर पदस्थ सारे अधिकारी और हमारे शासकीय शिक्षकगण, एक बार पुनः आप सभी का इस ऑनलाइन शैक्षिक संवाद में स्वागत है। साथियों, आप सभी अवगत होंगे कि पिछले कुछ महीनों से विशेषकर कोविड के दौरान हमारी जो प्रशिक्षण गतिविधियां हैं उस पर निरंतर जोर दिया जा रहा है और जोर इस बात पे है कि जब भी हम प्रशिक्षण के सत्र आयोजित करें, हम किसी भी तरह की खाना पूर्ति ना करें। प्रशिक्षण में सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरांत हम क्या सीख लेके जाएं अपने क्लासरूम्स में, और प्रशिक्षण में हमने जो बातें सीखी हैं, जो नया ज्ञान प्राप्त किया है, जो हमारा ओरिएंटेशन हुआ है, हमारी सोच में जो बदलाव हुए हैं, उन सभी महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स को कैसे हम क्लासरूम में लेके जाएं। और इन सभी शिक्षागत प्रक्रियाओं का और जो प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि कैसे हम अपनी कक्षागत प्रक्रियाओं को, अपने क्लासरूम मैनेजमेंट को, हमारे क्लास का, कक्षा का, बच्चों का जो औसत सीखने का स्तर है, हम कैसे उसमें बदलाव ला सकते हैं, कैसे उसमें सुधार ला सकते हैं। सभी प्रशिक्षण सत्रों का जो केंद्र बिंदु है वो यही है। इससे पहले मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, मैं आरएस की टीम से जो एक वीडियो तैयार किया गया है कि कैसे कोविड की परिस्थितियों के दौरान भी हमारे शिक्षक साथियों ने पूरी लगन से, ऊर्जा से नवाचार किए हैं और अपने जहां बच्चे पढ़ते हैं उन गांव में जाकर भ्रमण किया और कैसे बच्चों को शैक्षिक मार्गदर्शन दे रहे हैं। वीडियो प्ले करें, इसके बाद हम संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। कोविड महामारी के इस कठिन समय में स्कूल बंद है और बच्चे अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, परंतु ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी हमारे शिक्षक बच्चों तक पहुंचने का और पढ़ाई जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। अक्टूबर महीने से चल रहे निष्ठा प्रशिक्षण का भी सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है और शिक्षक बच्चों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इन मॉड्यूल्स को लागू कर रहे हैं। आइए ऐसे ही कुछ प्रेरणादायक शिक्षकों के प्रयासों को देखें। देखो बच्चों, ये कुछ कलर की फूल है। हम आपसे पूछेंगे कि ये कौन से रंग के, और आपको बताना है। ये फूल लो आप साथ में, बताओ कौन सा रंग का फूल है? गुलाबी। बताओ कौन सा रंग का फूल है? सफेद। ये आप लोग बताओ कौन सा रंग का फूल है? कौन सा? नारंगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कौन शाखाओं पर रहता है? बोलो बोलो, कौन बोलो? कौन रहता है? और कौन रहता है? कौन है तने में रहता है? बोलो बोलो बेटा। आज हम एक गेम कर रहे हैं जिसमें सब्जी पहचानना, फल पहचानना, यहाँ की बात फल बताओ मुझे, हमने पानी का हम इसे और खाली तुम्हारा अब इसमें गैस जाएगा, उड़ गए क्या हो जाएगा? अभी खाली था और अब क्या होगा इसके अंदर? मतलब हवा भी प्रकाश। अभी हम
उसकी टोटली तो साथियों, आप सभी ने देखा होगा, हालांकि मुझे लग रहा है ऑडियो के इश्यूज थे, कि किस तरह से कोविड परिस्थिति के दौरान भी हमारे शिक्षक साथियों ने बहुत ही मेहनत करके और सुदूर अंचलों में पहुंचकर ये प्रयास किया है कि स्कूल बंद होने के उपरांत भी हमारी सीखने सिखाने की गतिविधि है वो बंद ना हो, वो बाधित ना हो। और उसी का परिणाम है कि आज हमारे पास इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज है और हमारा हमेशा प्रयास होता है कि हमारे जो अच्छे टीचर्स ने काम किया, जो अच्छा काम किया है, उसको हम लोग सराहें, प्रोत्साहन दें और ऐसे टीचर्स की सक्सेस स्टोरी है आप सभी तक लेके जाए, ताकि हमारे बाकी शिक्षक साथी भी देख सकें कि इन मुश्किल परिस्थितियों में भी अगर आप मोटिवेटेड हो और स्वचेता से काम करते हो तो इन मुश्किल परिस्थितियों में भी अच्छा काम करना संभव है। मैं और ज्यादा समय न लेते हुए आज का जो हमारा निष्ठा प्रशिक्षण पे शैक्षिक संवाद आयोजन किया गया है, बहुत संक्षेप में जो उन मॉड्यूल्स को मैंने देखा है और क्या समझ पाया है हम लोगों ने। आज हम मॉड्यूल क्रमांक 7, 8 और 9 यानी कि विद्यालय आधारित आकलन, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र और गणित का जो शिक्षा शास्त्र है, इन 3 बिंदुओं पे चर्चा करने का प्रयास किया गया है शैक्षिक संवाद के आयोजन से। आप देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति और इसके पहले जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था, उसमें इस बात पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया था और इनफैक्ट नई शिक्षा नीति भी इस बात को बार बार दोहराती है कि बच्चे जो कक्षा में सीखते हैं, कैसे उसको उन जो नई सीखी गई बातें हैं, जो नया ज्ञान अर्जित किया गया है, उसको हम रियल लाइफ में कैसे जोड़कर देख सकते हैं, ताकि जो सीखा गई बातें हैं वो और मजबूती से बच्चों को समझ में आए और उससे जुड़े जो विषय वस्तु हैं उस पर बच्चों की बेहतर समझ बन सके। और ये बात सिर्फ पर्यावरण अध्ययन या गणित पे लागू नहीं होती, ये बात हर विषय पे लागू होती है। लेकिन चूंकि आज हम कोर्स नंबर 7, 8, 9 पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो कोर्स है जिसमें बात की जा रही है, वो की जा रही है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी में जो मूल्यांकन की प्रक्रियाएं होती हैं उसको एक बेहतर समझ के साथ कैसे हमारे शिक्षक साथी उपयोग कर सकते हैं। जब भी मूल्यांकन की बात आती है, हम सभी के मन में एक ही प्रश्न आता है कि हमें बच्चे को हम ये जांचने के लिए लग जाते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चा कितने प्रश्नों के उत्तर हल कर पाता है। लेकिन आप और मैं, हम सभी इस चीज से वाकिफ है, इस चीज को स्वीकार करते हैं कि हमने बच्चों को जो भी विषय वस्तु, जो भी पाठ पढ़ाया है, सबसे पहले उस पाठ में जो निहित विषय वस्तु है उन सभी पे प्रश्न गढ़ पाना, प्रश्न पूछना संभव नहीं है। इसका आशय ये कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, जो हमारा पेन पेपर टेस्ट होता है या हम जो मौखिक प्रश्न बच्चों से करते हैं, सिर्फ उसके आधार पर यह आकलन करना या इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि बच्चों को समझ में आया है या समझ में नहीं आया है, ये आकलन की बहुत ही छोटी और कमजोर समझ है। हमें समझना चाहिए कि जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है उसमें पेन पेपर पेंसिल जो टेस्ट होता है वो सिर्फ एक जरिया है, एक टूल है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें शिक्षक साथियों को बहुत ज्यादा समय और ऊर्जा नहीं लगता है। अगर उनका भी उपयोग करेंगे तो एक बेहतर समझ बन पाएगी, टीचर्स को अपने क्लास के जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो लर्निंग लेवल से बच्चों का, उसका एक बहुत अच्छा आभास होगा। दूसरी बात जो इस मॉड्यूल में हमें पता पड़ती है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो यह है कि आकलन की जो प्रक्रिया होती है वो उसका जो लाइफ साइकिल होती है वो क्लासरूम से शुरू होती है और उससे जो फीडबैक आता है वो फीडबैक टीचर के लिए उपयोगी होता है कि कैसे जो अपनी शिक्षक पद्धति है, टीचर उसको सुधार कर सकते हैं उन परिणामों के आधार पर जब टीचर ने बच्चों को असेस किया है। कहने का आशय ये कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है वो सिर्फ नंबर्स तक आधारित ना हो कि इतने बच्चों का ए ग्रेड है, इतने बच्चों का बी ग्रेड है, इतने बच्चों का सी ग्रेड है या इतने बच्चों का डी और ई ग्रेड है और हमारा फिर पूरा ध्यान डी और ई और सी ग्रेड के बच्चों को रेमेडिएशन पे अतिरिक्त उनको पढ़ाई में गुजार दिया जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
असेसमेंट के माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से जो फीडबैक प्राप्त होता है, यह फीडबैक बच्चों के साथ साथ शिक्षक ने किस तरह से पढ़ाया है, उससे ज्यादा फीडबैक शिक्षक को प्राप्त होता है। तो हमारे शिक्षक साथियों को यह बात बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है और इस बात पे जोर देने की आवश्यकता है कि जब हमने बच्चों का असेसमेंट किया है, बच्चों का मूल्यांकन किया है, तो बच्चे के साथ साथ हमने किस तरह से पढ़ाया है, हमने स्वयं कितना पढ़ाने में मेहनत की है, इस बात का भी परिणाम है जो बच्चों के स्कोर्स के माध्यम से परिलक्षित होता है। और बच्चों के जो अंक आए हैं उसके माध्यम से जो फीडबैक प्राप्त होता है, उस फीडबैक का उपयोग करके आपके जो क्लासरूम प्रोसेसेस हैं, आप किस तरह का TLM यूज करते हैं, किस तरह की शिक्षण पद्धति अपनाते हैं, इन सभी बिंदुओं पे आपको फीडबैक मिलता है। इसका उपयोग जरूर किया जाना चाहिए ताकि फीडबैक का उपयोग कर जो असेसमेंट का डेटा आया है, जो जानकारी आई है, जो प्रमाण आपके पास आया है, उसका उपयोग करके शिक्षागत प्रक्रिया है उसको आप और मजबूत कर सकते हैं। दूसरा जो मॉड्यूल है वो पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र है। उसमें बहुत छोटी सी बात मुझे कहनी है कि पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जो कक्षा की 4 दीवारों से ज्यादा कक्षा के 4 दीवारी के बाहर और स्कूल का जो कैंपस है वहां बच्चे ज्यादा सीख सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन के जितने भी विषय वस्तु हैं, आप देखेंगे कि ये एक ऐसा विषय है जिसका सीधा जो संवाद होता है वो प्रकृति से होता है। बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, हर जगह तमाम ऐसे बच्चों को एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं जहां पे उनका पर्यावरण से सीधा संवाद होता है। और हमें इन्हीं बिंदुओं को ज्ञान करके, इन्हीं बिंदुओं की मैपिंग करके बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा कि पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जो कक्षा के अंदर कम और कक्षा के बाहर अगर हम उसको लेकर जाएंगे तो बच्चे निश्चित तौर पे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ज्यादा अच्छे से उन प्रक्रियाओं पे गौर कर पाएंगे। साथ ही पर्यावरण अध्ययन पुनः एक ऐसा विषय है जहां पे सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट आधारित गतिविधियां हम कर सकते हैं। हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं और गतिविधियों की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे बड़ा भ्रम होता है कॉस्ट का। आप देखें साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आयुक्त महोदय ने मार्गदर्शन दिया है विभिन्न तीनों मॉड्यूल के ऊपर अपना, मैं डनायक सर से अनुरोध करूंगा कि आगे का जो डाइटो का प्रेजेंटेशन है उनके संबंध में आगामी कार्रवाई करने का। साथियों, हमें आयुक्त महोदय का एक वाइब्रेंट मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इंटरनेट की कुछ समस्याएं आती हैं, वो चुनौतियां हम फेस करते हैं, लेकिन सर ने सारगर्भित रूप से इन बातों पर खास तौर से जोर दिया है कि आकलन की प्रक्रिया को हम स्कूल में किस तरह से प्रभावी बना सकते हैं और यदि बच्चों के साथ सतत रूप से उनके सीखने का आकलन की प्रक्रिया पर जोर देंगे तो शिक्षक के रूप में हमको भी मालूम चलता रहेगा कि हमारे बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं और कहाँ उनको कठिनाइयां आ रही हैं। इसी तरह से विषयों के शिक्षण में किस तरह के प्रोजेक्ट गतिविधियों का समावेश करते हुए हमको बच्चों को सिखाने के प्रयास करने चाहिए, इस पर सर ने बहुत सारगर्भित रूप से प्रकाश डाला है और वो बड़ा मार्गदर्शी प्रकाश है और हम समझते हैं कि हम शिक्षक साथियों ने इन मॉड्यूल्स के माध्यम से इन बातों को सीखा है। साथियों, आज हम जो बात करना चाहते हैं, प्रत्येक मॉड्यूल पर विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में कुछ चर्चाएं और आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि बातें हमने मॉड्यूल के माध्यम से सीखी हैं उन पर कुछ नए दृष्टिकोण भी दिखाई दें। जैसा कि आपने प्रारंभ में वीडियो में देखा कि इस बार के शैक्षिक संवाद का स्वरूप में थोड़े थोड़े नए नवाचारी प्रयोग किए गए हैं और फील्ड के शिक्षकों के अनुभवों का समावेश किया गया है। इसके पीछे भी उद्देश्य यही है कि हम शिक्षक साथी आपस में एक दूसरे से बहुत सीखते हैं और नए नए प्रयोग करते हैं और यही जिजीविषा हमें एक बेहतर शिक्षक बनाने की यात्रा की ओर लेकर जाती है। आपके साथ स्क्रीन पर शेयर किया जा रहा है जो आज का प्रेजेंटेशन है। इस पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि मॉड्यूल 7, 8 और 9 पर हम लोग बात करेंगे। जो साथी हमारे मोबाइल पर यूज कर रहे हो या सुन रहे हो यूट्यूब लाइव को, वो यदि हॉरिजॉन्टल मोड में अपने मोबाइल को रखेंगे तो उनको बेहतर प्रदर्शन दिखाई देगा और जो प्रेजेंटेशंस में बात कही गई है वो स्पष्ट रूप से आप देख पाएंगे। साथियों, आपसे एक अनुरोध और रहेगा
कि जैसा कि मैं देख रहा हूं कि YouTube पर आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, नमस्ते और गुड मॉर्निंग के कमेंट्स तो ठीक ही हैं, उसका स्वागत है। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अकादमिक रूप से यदि आप कोई बात कहना चाहते हैं और आपको लगता है ये उपयोगी होगी सभी शिक्षक साथियों के लिए, तो कृपया अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स भी जरूर भेजते रहिए। हमारे अन्य साथी भी उसको पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे और उससे भी अपनी सीख को आगे बढ़ा सकेंगे। कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि हम सब एक साथ मिलकर इस तरह की चीजों को सीखें जिससे हमारे बच्चों को लाभ हो सके और नए नए प्रयोग जो हमारे शिक्षण कार्य को सफल बनाते हैं, इन अनुभवों का शेयरिंग यदि हम आपस में करते हैं तो हमारे बच्चे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। जो मॉड्यूल आपने देखे हैं, पिछले 3 मॉड्यूल पर बात जब हम करते हैं तो जेंडर इश्यूज पर बात की गई थी, कला और आईसीटी पर बात की गई थी, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात की गई थी। आप सब इस बात से भी सहमत होंगे कि जैसा हम हर बार कहते हैं, ये चिरपरिचित स्लाइड आप देख रहे हैं कि हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चों को भयमुक्त और एक आनंददायी वातावरण में शिक्षा प्रदान करना। अल्टीमेट उद्देश्य यही है कि बच्चे सीखने की प्रक्रिया को आनंद के रूप में देखें और जब हम उनका असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं तो वो प्रक्रिया हमको स्पष्ट रूप से परिलक्षित भी होती है कि यदि बच्चे भयमुक्त वातावरण में सीखते हैं तो उनके बात करने का, उनके रिस्पॉन्स देने का तरीका पृथक दिखाई देता है। यदि भयभीत वातावरण में बच्चे सीख रहे होते हैं तो उनके रिस्पॉन्सेज उस तरह से निकलकर नहीं आते। तो जैसा कि मैंने कहा कि पिछले मॉड्यूल्स में हमने आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात की थी, आने वाले मॉड्यूल जो आपने अभी पूरे किए हैं उनमें आप पेडागोजिकल एस्पेक्ट पर और असेसमेंट एस्पेक्ट पर जा रहे हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि विद्यालय आधारित आकलन, जिस पर आयुक्त महोदय ने भी विस्तार से चर्चा की है, पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के तौर तरीकों पर बात करेंगे आज हम, और गणित जो सबसे चुनौतीपूर्ण विषय के रूप में देखा जाता है बच्चों के बीच में, उसको किस तरह से रोचक बनाया जा सकता है और उपयोगी बनाया जा सकता है, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से इन मॉड्यूल्स की जो अपेक्षा है वो यही है कि बच्चों के सीखने की यात्रा को गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाया जाए और उस गुणवत्ता में आकलन की प्रक्रिया को सुदृढ़ कैसे किया जाए। क्योंकि शिक्षक के लिए जो आकलन है उसका सबसे अधिक महत्व इस बात पर है कि वह इस बात पर विचार करे कि उसके सिखाने के तरीके में कहाँ बदलाव की आवश्यकता है। यदि शिक्षक हम साथी आकलन की प्रक्रिया को इस रूप में देखते हैं कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में कहाँ कठिनाई आ रही है और उनको अपने शिक्षण पद्धतियों में कहाँ बदलाव की आवश्यकता है, तो वो आकलन एक सफल आकलन होगा। इसी तरह से जो शिक्षक हमारे विषय पढ़ाते हैं, अलग अलग विषय पढ़ा रहे होंगे, पर्यावरण अध्ययन प्रारंभिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में होता है, आगे चलकर वो विज्ञान में तब्दील होता है। तो यदि बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन सही तरीके से पढ़ाया गया है तो भविष्य में उनको जो विज्ञान की अवधारणाएं हैं, जो कठिन अवधारणाएं हैं, उनको समझने में बहुत आसानी होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं उनमें यदि अच्छा शिक्षक मिल गया तो बच्चे को जीवन भर कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं और फिर वो कठिन अवधारणाओं को भी बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। इसी तरह से गणित के विषय में कहा जाता है कि गणित का जो भय है, यदि वो प्रारंभिक कक्षाओं में मूर्त वस्तुओं के माध्यम से या बच्चों के दैनिक जीवन की गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाता है तो ऐसी गणित इतनी मजबूत होती है। जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था कि अंक गणित जो है मौखिक लोग कर लिया करते थे, शिक्षा उनकी बहुत उच्च स्तर की नहीं होती थी, कक्षा 5वीं पास व्यक्ति भी बहुत अच्छे से मौखिक गणित करके आकलन कर लेता था। और आज हम कई बार देखते हैं कि इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा भी कैलकुलेटर ढूंढता है और गणित के सामान्य दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली गणित का उपयोग मौखिक रूप से नहीं कर पाता। ये एक उदाहरण है कि किस तरह से गणित पढ़ाने के तौर तरीकों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाए जा सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि पोर्टफोलियो गतिविधियों का कितना महत्व है। एक तो बात होता है कि बच्चे का स्टूडेंट प्रोफाइल बनाना, जो शाला सिद्धि डॉक्यूमेंट में आपने देखा है, स्टूडेंट प्रोफाइल बनाया जाता है जिसमें बच्चे की प्रोग्रेस लिखी होती है। यहाँ पर बात की जाएगी, जब विशेषज्ञ और विस्तार से इस पर बात करेंगे कि पोर्टफोलियो गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को कैसे और अधिक गतिशील बनाया जा सकता है। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एक चित्र बनाया कर बच्चे ने बताया, जैसा कि पिछले मॉड्यूल्स में आपने आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात सीखी थी कि बच्चों में किस तरह से आर्ट इंटीग्रेशन के माध्यम से विभिन्न विषयों को पढ़ाया जा सकता है और रोचक बनाया जा सकता है। इस तरह का उदाहरण अगली स्लाइड में आपको दिखाई देगा, जिसमें एक बच्चे ने, एक टीचर ने बच्चे को कुछ गतिविधियां दी हैं, उन गतिविधियों को रंगीन तरीके से प्रस्तुत किया है और ये जो रंगीन चित्र होते हैं, चित्रात्मक प्रदर्शन होता है किसी भी गतिविधि को करने का या किसी प्रोजेक्ट को दर्शाने का, वो अमिट छाप छोड़ता है और याद रह जाता है बच्चे को। इसलिए कहा जाता है कि इस तरह की गतिविधियां यदि बच्चों के साथ कराई जाएंगी तो उनकी जो सीखने की यात्रा है और जो स्मृति का
एक कहना चाहिए अंकन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। और ये अदृश्य रूप से आने वाले वर्षों में भी जब बच्चे हायर क्लासेस में जाते हैं तो वहां पर भी लगातार परिलक्षित होता है कि यदि बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कठिन अवधारणाएं वो बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज के जो संवाद का उद्देश्य भी यही है कि ये जो 3 मॉड्यूल्स की चर्चा की गई है इसमें मुख्य रूप से क्या बात कही गई है, हमारे विशेषज्ञ साथी आपसे और चर्चा करेंगे। वास्तविक जीवन में इन मॉड्यूल्स को हम कक्षाओं में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, किस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं इनको कक्षाओं में लागू करने के लिए, एक शिक्षक के रूप में मैं किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकता हूं, ये बातचीत के माध्यम से आज आप समझ पाएंगे। और फिर ये यात्रा लगातार चलती रहेगी। आने वाले समय में आप जब अपने जन शिक्षा केंद्र स्तर पर संवाद स्थापित करते हैं उस शैक्षिक संवादों में भी आप इन बातों पर चर्चा कर सकते हैं कि मॉड्यूल में मैंने ये सीखा था, शैक्षिक संवाद में राज्य स्तर के विशेषज्ञों ने यह बात बताई थी, मैं अपनी शाला में अपने वातावरण में इन बातों को किस तरह से लेकर जा सकता हूँ। जैसा कि आयुक्त महोदय ने पर्यावरण शिक्षण के बारे में बात कही कि ये किताबों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मॉड्यूल में कहीं आपने पढ़ा भी होगा कि इसमें किसी आर्टिफिशियल टीएलएम की भी आवश्यकता नहीं है पर्यावरण को पढ़ाने के लिए, क्योंकि पर्यावरण तो नाम ही ऐसा है कि हमारे पूरे वातावरण में टीएलएम अवेलेबल है। हमारे इनसाइट पर निर्भर करता है कि हम बच्चों को कैसे पाठ्यपुस्तक से बाहर ले जाकर उनके दैनिक जीवन के वातावरण में उपलब्ध चीजों के माध्यम से पर्यावरण का शिक्षण कर सकते हैं। साथियों, पहले जो मॉड्यूल है विद्यालय आधारित आकलन के संबंध में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रायसेन जिले की डाइट को, जिसमें श्री ए.के. सिंह साहब, अजय सक्सेना आपसे बात करेंगे। और जो हमारे एनसीईआरटी के चिन्हित नेशनल रिसोर्स के सदस्य हैं आदरणीय श्री राकेश देवांग जी, उनका अनुभव आप लोगों से बहुत लंबे समय से जुड़ने का रहा है, आप उनको पहचानते भी हैं बहुत बेहतर तरीके से, उनसे भी आप कुछ बातें सुन पाएंगे आज। और साथ ही साथ हमारे शिक्षक साथी हैं रायसेन जिले की संध्या पाठक, उनके अनुभव भी हम देख पाएंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ रायसेन डाइट। साथियों नमस्कार, हम सबके आभारी हैं। जी आप प्रारंभ करें सर। जी, शैक्षिक संवाद के लिए हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जरा विचार करें और मॉड्यूल की सीख को याद करें। नेक्स्ट। साथियों, आपने ठीक पहचाना, यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 86 के संबंध में बात की जा रही है। आकलन के संबंध में दोनों ही शिक्षा नीतियों में एक महत्वपूर्ण अनुशंसा की गई थी कि पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का भी आकलन किया जाए, अर्थात संज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ अन्य पक्षों का भी विकास किया जाए। इसी क्रम में सीसीई का क्रियान्वयन विगत 30 वर्षों से हो रहा है, लेकिन अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं। यही कारण है कि सीसीई के क्रियान्वयन में कमियों के कारण उत्पन्न विकृतियों को दूर करने के लिए 2019 से विद्यालय आधारित आकलन को आगामी पीढ़ी के आकलन के रूप में देखा जा रहा है। साथियों, स्क्रीन पर आप इस मॉड्यूल से संबंधित उद्देश्यों को देख रहे हैं। शिक्षकों में आकलन की अवधारणात्मक समझ गहरी हो, यह पहला उद्देश्य है। उपकरणों एवं कार्यनीतियों के उपयोग में वह व्यवहारिक रूप से दक्ष हो सके, यह इसका एक और उद्देश्य है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस उद्देश्य में छिपी हुई है, जिस पर मैं बात कर रहा हूं कि आकलन कोई अलग से चीज नहीं है, आकलन सीखने सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इस बात को उनको समझना है। साथियों, इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर आप 2 चित्र देख रहे हैं। इस मॉड्यूल में 2 तकनीकी शब्द आए हैं, एक असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इन 2 चित्रों के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग आकलन, विद्यालय आधारित आकलन का एक अभिन्न हिस्सा किस प्रकार से है तथा यह असेसमेंट ऑफ लर्निंग से किस प्रकार से भिन्न है। साथियों, आप स्पष्ट रूप से यह देख पा रहे हैं कि एक चित्र में खाना बनाने की एक प्रक्रिया को दर्शाया गया है, जबकि दूसरे चित्र में एक खाना बने हुए खाने को प्रदर्शित किया गया है। साथियों, जो खाना बनाने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के दौरान हम
बीच बीच में खाने को चख कर उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए बदलाव कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार विद्यालय आधारित आकलन सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है वो एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान हम बीच बीच में आकलन करने के बाद यह जान सकते हैं कि हम अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने की ओर सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। अगर सही दिशा में बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर थोड़ा सा भी हमको संदेह है तो हम अपनी रणनीतियों में बदलाव कर सकते हैं ताकि हम अपेक्षित दक्षताओं को बच्चों के अंदर विकसित कर सकें। साथियों, स्पष्ट है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग आकलन का हिस्सा है और यह लचीली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में बदलाव संभव है, जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग यह बदलाव रहित है, इसमें बदलाव संभव नहीं है, परिणाम को बताती है, जबकि असेसमेंट फॉर लर्निंग प्रक्रिया को महत्व देती है। साथियों, स्क्रीन पर आप बहुत सारे टेक्निक्स एंड टूल्स को देख रहे हैं, जैसा कि अवलोकन एक तकनीक है, अवलोकन प्रपत्र तथा रूब्रिक्स आदि उपकरण है। साथियों, प्रश्न पत्र भी एक उपकरण है। इस प्रकार से आप तकनीकी और टूल्स के अंदर दोनों के बीच में आप अंतर करने के लिए ये कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। साथियों, हमारी पुस्तकों के अंदर विभिन्न गतिविधियों, रचनात्मक कार्यों, प्रोजेक्ट कार्यों इत्यादि के द्वारा आकलन के कई अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। शिक्षक साथियों को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। यदि सीख विद्यार्थी के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, अर्थात उसके स्थानीय परिवेश से संबंधित हो, तो बच्चों को सहभागिता अधिक हो जाती है तथा सीखने की गति भी बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया में बच्चों के अनुभव हमारे पास आते हैं और रटंत विद्या से हमको मुक्ति मिलती है या अंकुश लग जाता है। साथियों, शिक्षक की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर ये जरूरी है कि हमारे शिक्षक साथी पूर्वाग्रह को त्यागें और नई ऊर्जा के साथ कक्षा के अंदर प्रवेश करें, नई समझ के साथ कक्षा के अंदर प्रवेश करें, कक्षा के वातावरण को आनंददायी बनाएं। बच्चों के द्वारा यह आनंददायी बनाने के लिए कक्षा में जो कक्ष की परिस्थितियां हैं, बच्चों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उन कार्यों को प्रदर्शित करने का जब स्थान वो कक्ष के अंदर उपलब्ध कराते हैं तो इससे बच्चों का जुड़ाव बढ़ता है, बच्चों की रुचि बढ़ती है और बच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। साथियों, ये तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक सबसे बड़ी चीज, शिक्षक दक्ष हो, इसीलिए शिक्षक के एम्पावरमेंट पर विद्यालय आधारित आकलन में बहुत बात की गई है और बहुत बल दिया गया है। दूसरी बात, प्रत्येक बच्चे के अंदर शिक्षक दक्षता विकास का लक्ष्य रखे, और तीसरी बात कि जिस परिवेश में वो पढ़ा रहा है वह स्थानीयता उसमें झलके। उदाहरण के लिए उदाहरण वो स्थानीय रूप से ले, प्रोजेक्ट कार्य स्थानीय परिवेश से संबंधित जुड़े हुए हों, इससे बच्चा सहज महसूस करता है, उसकी सहज प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती हैं तथा वो सीखने की ओर अग्रसर होता है तथा रटंत विद्या पर अंकुश लगता है। आगे की स्लाइड पर मैं रविंद्र राय सर से निवेदन करूंगा कि वह चर्चा करें। धन्यवाद। सक्सेना जी द्वारा आकलन की अवधारणा पर प्रकाश डाला गया। मैं स्व मूल्यांकन पर चर्चा करूंगा। साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन पर रचनात्मक गतिविधियां दिखाई गई हैं, इस क्रम में एक गतिविधि उदाहरण चित्रों में दर्शाया गया है। चित्रों का विद्यार्थी अवलोकन कर तालिका भरने का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार स्व मूल्यांकन की गतिविधि शाला में शिक्षकों को कराया जाना चाहिए। यह अनुभव किया गया है कि यदि सीख विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो तो विद्यार्थी बेहतर तरीके से समझते हैं। साथियों, रूब्रिक्स की समझ में आप देखेंगे, रूब्रिक्स एक आकलन एक अच्छा उपकरण है। इसमें लचीलापन है के साथ साथ अनुकूलन क्षमता होती है, अर्थात विषय वस्तु की प्रकृति के आधार पर मापदंडों में परिवर्तन संभव है। रूब्रिक द्वारा आकलन हमारे शिक्षकों के लिए नया है और इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दिखाए गए रूब्रिक्स में साथी समूह द्वारा आकलन की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। रूब्रिक्स के एक अक्ष पर मापन के स्तरों को 1, 2, 3, 4 के रूप में दर्शाया गया है तथा दूसरे अक्ष पर हम समूह गतिविधि के दौरान जिन गुणों का आकलन करना चाहते हैं उन्हें लिया गया है।
जैसे सहभागिता, नेतृत्व, सुनना, सहयोग आ गया। साथियों, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। रूब्रिक्स के मापदंडों के निर्धारण करते समय बच्चों की सहभागिता अवश्य ली जाए। नेक्स्ट स्लाइड। साथियों, आप स्लाइड में देख रहे हैं कि साथ ही छोटी कक्षाओं में बच्चों के लिए रूब्रिक्स के मापन स्तरों का रचनात्मक तरीकों से भी दर्शाया जा सकता है। जैसे स्माइली द्वारा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह बदलाव प्रक्रिया को सरल बना देता है। साथियों, आकलन में रचनात्मकता में हम शिक्षकों को आकलन में रचनात्मक के लिए अनुभव आधारित प्रश्नों को कक्षा में लाना होगा। जैसे कि स्क्रीन पर तालिका में आप देख पा रहे हैं, शिक्षकों द्वारा जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि 2 एवं 4 पहियों वाले 3 वाहनों के नाम बताइए, इस प्रकार के प्रश्न में उत्तर विद्यार्थी अपनी याद के आधार पर देते हैं। यदि इसी प्रश्न में साधारण बदलाव कर दिया जाता है तो वह बदलाव बच्चों को सोचने के लिए विवश करता है तथा बच्चे अपने अनुभव के आधार पर उत्तर देते हैं। जरा देखें प्रश्न में किस प्रकार का बदलाव किया गया है। उन वाहनों के नाम बताइए जिनमें आपने यात्रा की है। इस तरह के प्रयासों से प्रश्नों का स्वरूप को रचनात्मक बनाया जा सकता है। इस प्रकार रखने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा एवं बच्चों के अनुभवों को स्थान मिलेगा। सुझावात्मक गतिविधियां जो कक्षा में कराई जा सकती हैं, इस संबंध में स्लाइड में प्रदर्शन किया गया है। स्लाइड में कुछ सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्य की सूची दी गई है। आपने अनुभव किया होगा कि ऐसी गतिविधियां जो बच्चों के परिवेश से संबंधित होती हैं, उसमें विद्यार्थी अधिक रुचि लेते हैं। इस सीख को प्रोजेक्ट कार्य एवं गतिविधियों का चुनाव करते समय उपयोग में लाना चाहिए। हमारे शिक्षक साथी बच्चों के परिवेश, उनकी सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर तरीके से जानते हैं। प्रोजेक्ट बच्चों के कक्षा के अनुरूप होना चाहिए। बच्चों को प्रोजेक्ट पूर्ण करने के पश्चात अपने अनुभवों एवं सीख को साझा करने हेतु अवसर प्रदान करना चाहिए। साथियों, गणित विषय में सीखने के प्रतिफल में निहित दक्षताओं को प्राप्त करना हमारा प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। स्क्रीन पर जो चित्र देख रहे हैं उसमें गणित विषय के कुछ उदाहरण के माध्यम से सहसंबंध दर्शाया गया है। जैसे सीखने के प्रतिफल में सरल संतुलन का उपयोग करने की बजाय वस्तुओं का भारी हल्का तुलना करना प्रदर्शित किया गया है। स्लाइड में प्रस्तुत उदाहरण के माध्यम से दोनों चित्रों में सहसंबंध दर्शाया गया है। तर्क के आधार पर विद्यार्थी सही उत्तर प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार के उदाहरण के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को प्राप्त दक्षताओं को जान सकेंगे। तदुपरांत शिक्षण कौशल एवं विद्यार्थी की उपलब्धि स्तर में गुणात्मक सुधार ला सकेंगे। अब मैं अगला संवाद जो है AK सिंह से निवेदन करूंगा। धन्यवाद राय साहब। राय सर ने मॉड्यूल की सीख को कक्षा तक कैसे लेकर जाना है उसके संबंध में चर्चा की। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जिले के अकादमिक नेतृत्व एवं कोविड की परिस्थितियों में आप कैसे कक्षा कक्ष में भूमिका निभाएंगे उसके संबंध में चर्चा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि डाइट जिले की एक अकादमिक संस्था है और एलिमेंट्री एजुकेशन में मुख्य भूमिका अदा कर रही है तथा एक अकादमिक स्रोत केंद्र, जिले के अकादमिक स्रोत केंद्र के रूप में कार्य कर रही है। इस विद्यालय आधारित आकलन हेतु जिला एवं जिला विकास खंड स्तरीय स्रोत दल तैयार करेंगे। ये स्रोत दल शिक्षकों को आकलन संबंधी दक्षता विकास हेतु उन्मुखीकरण एवं आगे शैक्षिक संवाद का आयोजन करेंगे, जिससे जो भी कमियां हो वो दूर हो सके। साथ में आकलन की जो विभिन्न तकनीकों का क्रियान्वयन और इसकी व्यावहारिक बाधाएं जो आ रही हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में डिटेल में चर्चा हमारे पूर्व के साथी कर चुके हैं। साथ साथ हम लोग सतत रूप से फॉलोअप करेंगे जिससे कि जो भी इसमें कमियां रह जाए उसे दूर कर सके तथा मॉनिटरिंग के समय हम ऑन द स्पॉट टीचर्स को सहायता उपलब्ध कराएंगे तथा
जो भी संदर्भ सामग्री के आधार पर आकलन के विभिन्न तरीकों की पहचान से शिक्षकों को अवगत कराएंगे। इसके लिए हम ऑनलाइन प्रशिक्षण या ऑफलाइन प्रशिक्षण भी आयोजित करेंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोविड-19 की स्थिति चल रही है और हमारे यहाँ जो विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था है, हमारा घर हमारे विद्यालय अंतर्गत मोहल्ला क्लास में संचालित है। तो मोहल्ला क्लास में शिक्षण जो अधिगम टीचिंग लर्निंग की जो प्रक्रिया है का जो आकलन है को समेकित करने हेतु हम विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट दे सकते हैं। जैसा कि आप इन चारों चित्रों में देख रहे हैं, जिसमें रंगोली हो सकती है, चित्रकला हो सकती है, रोल प्ले हो सकता है, कहानी एवं कविता वाचन हो सकता है, खेलकूद एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षकों का विकास किया जाना सुनिश्चित करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में व्हाट्सएप आधारित हमारे जिले में कई समूह बने हुए हैं। उन व्हाट्सएप आधारित समूह के माध्यम से हम आकलन करेंगे और माता पिता और पालकों से जो भी सीख के विभिन्न अवसर हमें प्राप्त हुए उनको बच्चों तक ले जा सकेंगे और बच्चों के जो अनुभव है उसे और अन्य विस्तार करने के लिए हम आसपास के बगीचे आदि का सर्वे कार्य भी बच्चों को करवाएंगे, जिससे कि उनकी समझ का आकलन किया जा सके। आकलन को और अधिक लचीला और कक्षा कक्ष के जीवन के साथ समेकित करने हेतु प्रयास करेंगे। सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे अनुभव के आधार पर सीखे और जो अधिगम हो वो रटने की विधियों पर आधारित नहीं हो। अब मैं नेक्स्ट चर्चा के लिए हमारे यहाँ की मैडम संध्या मैडम को आमंत्रित करता हूँ कि वे इस संबंध में आगे चर्चा करें। सिंह सर ने कोविड-19 की परिस्थिति में इन मॉड्यूल सीख को बच्चों तक कैसे लेकर जाया जाए इस पर चर्चा की और अब विद्यालय आधारित आकलन से मैंने क्या सीखा इसको मैं बताऊंगी। सीखने के लिए सबसे पहले सतत प्रयास करने की आवश्यकता होती है। जब प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक है कि हम उत्तरोत्तर सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। एक बिंदु निपातेन पूर्यते घटः। और बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए विद्यालय आधारित आकलन प्रशिक्षण अत्यंत प्रेरणादायी है। इस सीख को विद्यालय तक लेकर जाने के लिए मैंने क्या किया? इस सीख को विद्यालय तक लेकर जाने के लिए मैंने अपने विद्यालय परिवेश अनुसार कुछ फूल पत्तियां एकत्रित की, कुछ खाद्यान्न सामग्री को भी एकत्रित किया और इस प्रकार कुछ सामग्री लेकर मैं हमारा घर हमारा विद्यालय मैं लेकर पहुंची और विद्यार्थियों के साथ छोटी छोटी गतिविधियां की और उन गतिविधियों के द्वारा मैंने बच्चों की समझ को विकसित किया। जैसे मैंने फूलों को बताया, अन्य प्रकार के फूलों से बच्चों को फूलों के रंग, आकार, औषधीय पौधे और इस प्रकार की उनको जानकारी विकसित हुई। फूल के माध्यम से बच्चों ने कुछ कविताएं भी सुनाई। जैसे मैंने उनसे कहा कविता सुनाओ, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तनु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। कुछ बच्चों ने बोला पुष्प की अभिलाषा, चाहे नहीं मैं सरवाला की गहनों में गूंथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला विद प्यारी को ललचाऊं। इस प्रकार से फूल पत्तियों के माध्यम से बच्चों को उनके रंग, आकार और उनके उपयोग, उनके उगने का समय, फसलों से संबंधित त्योहार का ज्ञान उनको कराया और उन्होंने अपनी समझ को बताया। जैसे परिवार में वो क्या खेल खेलते हैं, जैसे आम है, आम का क्या उपयोग है, कच्चे आम से क्या क्या बनता है, पके आम से क्या क्या बनता है और घर में क्या क्या बनाया जाता है, जैसे पापड़, अरी, बड़ी, अचार, ढोकले, इस प्रकार की छोटी छोटी गतिविधियों से उनकी सारी बातें निकल कर आई। मैं तो इतना कहूंगी कि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जब हम कुछ करते हैं तो स्वाभाविक है कि बच्चों की दक्षता में वृद्धि होती। दक्षता को बढ़ाने के लिए हमने यदि और उनकी कोई परेशानी उसको दूर करने के लिए सतत प्रयास किया। जब हम कुछ गतिविधि करते हैं तो स्वाभाविक है कि बच्चों की सहायता कर रहे होते हैं।
बच्चों की सहायता करने के लिए हमने छोटी छोटी गतिविधियां अपनाई। इन गतिविधियों को हमने विद्यालय आधारित आकलन प्रशिक्षण से सीखा। इस साथियों, हमने मॉड्यूल से सीखा है कि आकलन का अर्थ केवल बच्चों के ज्ञान की परीक्षा लेना नहीं, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास, जिसमें भावनात्मक, मनोगत्यात्मक, सामाजिक, व्यक्तिगत गुण का विकास सम्मिलित है। साथियों, हमने जाना है कि जब कक्षा किसी विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से संबंधित होती है तो वे बेहतर तरीके से सीखते हैं व समझते हैं। इसलिए बच्चों के अनुभवों को स्थान अब हम देंगे। इस मॉड्यूल से हमने सीखा है कि लर्निंग आउटकम आधारित जो प्रतिफल है उसके आधार पे कक्षावार विषयवार दक्षताएं हमें बच्चों को विकसित करना है। और हम लर्निंग आउटकम आधारित हमने लेसन प्लान बनाए, टीचर हैंडबुक हमारे पास है, तो इन पुस्तकों का उपयोग हम कक्षा में कर सकेंगे। जैसे कक्षा 3 के विद्यार्थी की जो दक्षताएं हैं वो जानवरों पक्षियों के लिए भोजन की आवश्यकता का वर्णन कर सकते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थी दैनिक जीवन की वस्तुएं जैसे भोजन, पानी, कपड़े के उत्पादन, खरीद के बारे में बता सकते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थी जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक जीवन के बीच का संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस मॉड्यूल से हमने सीखा है कि विद्यालय आधारित आकलन की जो कार्यनीतियां हैं, जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, स्व आकलन, सहकर्मी आकलन, समूह कार्य आकलन, विवरणिका आकलन, प्रतिक्रिया, प्रामाणिक आकलन, सौंपा गया कार्य, इन कार्यों को अब हम कक्षा में इन टास्क को लागू कर पाएंगे। सारा ये स्लाइड जो आपने मॉड्यूल पूर्ण करने पर देखी थी, इस पे स्पष्ट है कि विद्यालय आधारित आकलन से हम ये जान चुके हैं कि आकलन क्या है, आकलन कब करना है, आकलन कैसे करना है और क्यों करना है। आकलन, व्यक्तिगत आकलन और समूह आकलन सीखने के प्रतिफल से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, आकलन के उद्देश्य क्या क्या है, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन और सीखने के लिए आकलन। एसबीए की विशेषताएं आप देख रहे हैं, समग्र शिक्षण अधिगम, तो ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का हो जाए, इस ये विद्यालय आधारित आकलन की विशेषता है। और इसी के साथ योगात्मक और प्रारंभिक मूल्यांकन, बच्चे का जो बेसिक असेसमेंट हो जाए, गैर थ्रेटिंग कक्षा वातावरण, भय मुक्त आनंददायी वातावरण की बात हम इसमें सीख चुके हैं। और बाल केंद्रित जो शिक्षण है इस पर विशेष फोकस किया गया है एसबीए में। और स्वयं को बढ़ाना, स्वयं का विकास करना इस आकलन की विशेषता है। इन आकलन को करने के लिए जिन टूल्स का हम उपयोग करते हैं, जिसमें से आपको रूब्रिक शब्द जो नया लगा है, लेकिन काफी इसमें लचीलापन है। और रिकॉर्डिंग तथा रिपोर्टिंग, लिखित परीक्षा, इसके साथ ही प्रतिक्रिया और पोर्टफोलियो का उपयोग, जैसे नायक साहब ने बताया था। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को अब हम समझ चुके हैं और इन सीखी गई बातों को, ज्ञान को अब हम कक्षा तक लेके जाएंगे और इसका लाभ बच्चों तक पहुंचाएंगे। सर, धन्यवाद राकेश जी। साथियों, जैसा संध्या जी ने, हमारी साथी शिक्षिका ने बताया, अपने अनुभव बताए कि किस प्रकार उन्होंने फूलों के माध्यम से बच्चों से बातचीत का विस्तार करते हुए बच्चों का आकलन भी कर लिया, बच्चों के स्तर को भी जान लिया। और यही अभिव्यक्ति बच्चों की उनको परीक्षा के तनाव से मुक्त करती है। अन्यथा सिर्फ हम अंत में किसी अध्याय को पढ़ाने के बाद सिर्फ उनको ये भय दिखाते रहेंगे कि तुम्हारी परीक्षा होने वाली है, तो शायद बच्चे की सीखने की यात्रा उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन हमारे साथियों ने जिस तरह से प्रकाश डाला है, उस यात्रा को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो विद्यालय आधारित आकलन के माध्यम से हम शिक्षक साथी किस तरह से अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सकेंगे, उस पर विचार कर सकते हैं। और आने वाले समय में हम बच्चों के साथ उस तरह की सुधरी हुई गतिविधियां कर सकेंगे। तो कृपया यदि आपके कोई इस पर सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिएगा, ताकि हमारे अन्य साथी भी उससे सीख सकें। इस संवाद को हम आगे बढ़ाते हैं। जो अगला मॉड्यूल था, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र, पेडागोजिकल एस्पेक्ट, इस पर बात करना है अब हमको, क्योंकि जो भूमिका थी, शिक्षण की पद्धतियां थी, उनके आकलन की प्रक्रियाएं थी, उन पर हमने विस्तार से चर्चा की है। अब विषय विशेष को पढ़ाने में नए प्रयोग किस तरह से किए जा सकते हैं, इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में आपने सीखा है, उस पर हमारे विशेषज्ञ साथी चर्चा करेंगे। हरदा डाइट को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वे इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। हमारे साथ नेशनल रिसोर्स ग्रुप से श्री शैलेंद्र आचार्य जी हैं और शिक्षक साथी किशोर चैतन्य जी हैं, जिन्होंने किस तरह से नए प्रयोग करते हुए अपने जिले में पर्यावरण की जागरूकता के लिए कार्य किया है। डाइट हरदा को आमंत्रित कर रहा हूं, श्री महेश कुमार गुप्ता जी। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों,
आज पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र पर आपके साथ जो है चर्चा करूंगा। अरे माइक को थोड़ा पास कर लें, आपकी आवाज कम आ रही। गुप्ता जी आपकी गुप्ता जी आपकी आवाज नहीं आ रही, कंटिन्यू करें। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज मैं आप सभी लोगों के साथ में पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र पर चर्चा करूंगा। क्या आपने इन बच्चों को कहीं देखा है? और गौर से देखें, इन चित्रों में क्या समान बात है? नेक्स्ट, आपने सही अनुमान लगाया। ये पर्यावरण रक्षक हैं। ये हैं का चौरे, प्राथमिक शाला बघवाड़, जिला हरदा की छात्रा। चित्र क्रमांक 2 में लिसी प्रिया मणिपुर से। चित्र 3 में ग्रेटा थनबर्ग, जिन्हें टाइम मैगजीन ने 2018 का पर्सन ऑफ द ईयर कहा। साथियों, अब इसके बाद आते हैं मॉड्यूल के उद्देश्य के ऊपर। उसमें हम देखना चाहेंगे कि इसका उद्देश्य है वो है समाज एवं बच्चों में जागरूकता पैदा करना, कि पर्यावरण संबंधी चुनौतियों को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक विकसित करना। साथियों, जो ज्ञान हमारी पुस्तक के अंदर है, उस ज्ञान को बाहरी वातावरण से, बाहरी परिवेश से जो है जोड़ना, जिससे कि जो पर्यावरण शिक्षा है वो रटंत विद्या से मुक्त बनेगी। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक तक सीमित न रखकर उनके समग्र विकास के लिए पाठ्यचर्या को समृद्ध करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। तो पर्यावरण शिक्षा को बढ़ाने में पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों की भूमिका को हमें समझना होगा। साथ ही छात्रों को जो है अपने आसपास के वातावरण से जोड़ने हेतु प्रेरित भी करना होगा। पर्यावरण की गतिविधि की शिक्षक जो है योजना बनाएगा और इस योजना को अपनी शाला में क्रियान्वित करेगा। साथियों, वर्तमान जो हमारे साथ परिस्थिति है उसमें हमें जो है छात्रों को जागरूक करना होगा कि वो जो है कोविड-19 के से बचाव के जो हमारे 3 नियम हैं उनको ध्यान में रखते हुए स्वयं भी जागरूक रहे और समाज को जागरूक करे, साथ ही जो है अपनी शिक्षा भी ग्रहण करे। शिक्षक की जो भूमिका है इसमें यदि हम देखते हैं तो हमें लगेगा कि शिक्षक की भूमिका मात्र एक सहयोगी के रूप में जो है होना चाहिए। शिक्षक का ना लगे कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही जो है पूरा ज्ञान मेरे पास में ही है और मैं आपको जो है बच्चों को बताऊंगा। मात्र सहयोगी के रूप में रहना चाहिए। शिक्षक दिखादाता है और वो जो है पर्दे के पीछे रहता है और बच्चों को जो है मार्गदर्शन जो प्रदान करता है। कक्षा का वातावरण है वो जीवंत एवं उमंग से भरा हुआ हो, ताकि हमारा हर विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से जो है गतिविधि कर सके और सभी विद्यार्थी उसमें सहभागी बन सके। विद्यार्थियों की समूह गतिविधि में कार्य करने की क्षमता का विकास करना। यदि वातावरण हमारा शांत रहेगा तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों की क्षमता का जो है विकास होगा। पर्यावरण शिक्षा द्वारा जो व्यवहारिक हमारे जीवन की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान भी जो है प्राप्त होता है। पर्यावरणीय जागरूकता
पैदा करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का हम शाला में जो है आयोजन करेंगे। साथियों, यहाँ पर आप जो है चित्र को ध्यान से देखें। ये एक बालिका जो है संदेश दे रही है, हटाओ धरती बचाओ। साथ ही जो है जागरूकता का ये संदेश समाज को जो है दिया जा रहा है। परिवार, पेड़ पौधों, जंतुओं, भोजन, जल, आवास के वास्तविक अपने आसपास के परिवेश के प्रति हम जागरूक हों। साथियों, इस चित्र को भी आप ध्यान से देखें। अपने आसपास के परिवेश के प्रति स्वाभाविक ऐसा एवं रचनात्मकता पैदा करना, साथ ही कौशलों को विकसित करना एवं संवेदनशीलता का जो है विकास करना, ये जो है बच्चों को लेकर के जाना है, बच्चों तक लेकर जाना है। साथियों, तो यदि हम ध्यान से देखते हैं तो विद्यार्थी मानव गरिमा एवं मानव अधिकार, न्याय, समानता एवं आदर से जुड़े मुद्दों के प्रति संवेदनशील हों। जिले के जो अकादमिक नेतृत्व है उसका जो है सबसे महत्वपूर्ण रोल है। जिला स्तर की जो संस्थाएं हैं, जो अकादमिक संस्थाएं हैं, जिला शिक्षा केंद्र है, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, हमारा डाइट है, बीआरसी कार्यालय है, बीएससी, जन शिक्षक, तभी हमारा जो है अकादमिक अमला है, इसका महत्वपूर्ण रोल होता है कि कोई भी कार्यक्रम यदि फील्ड में चल रहा है तो उसका जो है नियमित फॉलोअप जो है होना चाहिए। साथ ही विभिन्न प्रकार के शिक्षकों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम जो है जिला स्तर, विकासखंड स्तर एवं जन शिक्षा केंद्र स्तर पर आयोजित होना चाहिए। इको क्लब में सार्थक गतिविधियों का आयोजन जो है करना, पर्यावरणीय शिक्षा पर जन शिक्षा केंद्र स्तर पर भी शैक्षिक संवाद का आयोजन किया जाएगा और इस शैक्षिक संवाद में जो है शिक्षकों की कठिनाई को दूर किया जाएगा। समय समय पर पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संचालन करना, सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्य जो है डाइट में कार्यशाला को करके तैयार किए जाएंगे। साथ ही जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है शिक्षकों को देंगे जो कि अपने बच्चों के साथ शाला में जो है उन प्रोजेक्ट्स पर शिक्षक जो है कार्य करेंगे और बच्चे भी कार्य करेंगे। साथियों, जो कोविड-19 की जो हमारी विपरीत परिस्थिति है उस परिस्थिति में हम देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो है होम बेस्ड प्रोजेक्ट है। होम बेस्ड प्रोजेक्ट्स में डाइट पूर्व से भी कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो है शालाओं में करवाता आ रहा है। जैसे ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चे मुंडेर के ऊपर पॉट में पानी भर के रख देते हैं, जिससे कि चिड़िया एवं अन्य पक्षी जो है पानी पीने के लिए आते हैं और इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स जो है बच्चों को दिए जाते हैं। साथ ही बच्चों को छोटी छोटी क्यारियां जो है अलॉट की जाती है। उन क्यारियों में उनके घर में जो बीज होते हैं उनको वो रोपित करते हैं और इसके बाद जो है पौधे की प्रोग्रेस को देखते हैं। साथियों, स्वच्छता पीछे करना है, थोड़ा सा अभी पूरा हुआ नहीं है, स्लाइड पीछे करना। साथियों, स्वच्छता को जीवन शैली बनाने के लिए प्रेरित करना। स्वच्छता जो है कोई पढ़ाने वाली बात नहीं है, ये तो हमारे जीवन का अंग होना चाहिए। जो मोहल्ला क्लास है, मोहल्ला क्लास के अंतर्गत जो है 8-10 बच्चों को किसी एक स्थान पर जो है बैठाकर शिक्षा देने का जो कार्य इस समय कोविड-19 की परिस्थिति में चल रहा है। डिजिलैब कार्यक्रम के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री पहुंच रही है, जिससे कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं एवं साथ ही वो लिखने का कार्य भी करते हैं, जिससे कि उनके शिक्षक चेक भी कर रहे हैं। रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से भी बच्चे पर्यावरणीय शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। पाठ्य पुस्तकों एवं वर्कबुक के माध्यम से भी बच्चे जो है पर्यावरण शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। वर्कबुक पर
बच्चे जो है अपना कार्य करते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत रोल प्ले, मूक अभिनय सहित कहानी वाचन व प्रस्तुतिकरण हेतु सामग्री प्रदान कर मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। साथियों, इसके बाद हमारे जो शिक्षक हैं श्री किशोर चैतन्य जी, वो आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। नमस्ते साथियों, ग्रेटा और लिसी प्रिया के समकक्ष हमारे जिले हरदा में भी पर्यावरण को लेकर चिंतित होने वाले बच्चे हैं। उनमें से अंबिका चौरे भी एक है। इनकी शाला है प्राथमिक शाला भगवाड़। यहाँ हरदा जिला में प्रशिक्षण संस्थान की पहल पर बच्चों ने भी पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। पॉलीथीन का उपयोग बंद करें। ग्रामवासी भी बच्चों के इस अभियान से जुड़े। बच्चों ने पॉलीथीन के हर टुकड़ों को इकट्ठा किया और उनमें से जो मजबूत पॉलीथीन की थैलियां थी उनमें पौधरोपण शुरू किया। उन्होंने अपनी शाला में एक छोटी सी नर्सरी भी तैयार की है। बच्चे शाला में आने वाले अतिथियों को पौधे गिफ्ट करते हैं। उन्होंने न केवल पॉलीथीन इकट्ठा किया बल्कि हमें इसके निष्पादन की राह भी सुझाई। बच्चों ने ग्राम के बनने वाले सड़क की नींव में पॉलीथीन को हमेशा के लिए दफन कर दिया। हरदा जिले के इन बच्चों द्वारा पर्यावरण को लेकर चलाया जाने वाला यह प्रेरणादायक उदाहरण है। पॉलीथीन के खिलाफ इस अभियान को गांव-गांव, शहर-शहर तक ले जाने का दायित्व हम सभी का है, तभी हमारा पर्यावरण शुद्ध एवं स्वच्छ हो सकेगा। अभी जो विषय पढ़ा, यह कक्षा में कैसे अपन क्रियान्वित करेंगे, इस संबंध में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर के बच्चों को किस प्रकार से समेकित करना है जिससे विषय के उद्देश्य, सीखने के प्रतिफल, अपेक्षा पूरी हो सके। इस हेतु इस मॉडल में शिक्षक से जुड़े अधिगम को प्राप्त करने के लिए संसाधन एवं रणनीति बनाने की एक अच्छी योजना दी गई है। बच्चों से व्यापक चर्चा कर परियोजनाओं की योजना बनाने तथा रूपरेखा तैयार करने में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस हेतु इस मॉडल के विभिन्न बिंदुओं पर स्पष्ट चर्चा की गई है। पर्यावरण अध्ययन एक व्यापक विषय है। बच्चे पर्यावरण अध्ययन को अपने दैनिक जीवन से कैसे उपयोग करें, इसका कैसा उपयोग करें, क्या करें, कैसे करें, इसकी समझ पक्की करने हेतु विभिन्न गतियों का समावेश करने के प्रयोग इसमें दिए गए हैं। साथियों, इनके विभिन्न बिंदुओं को समझने हेतु प्रशिक्षण के शिक्षकों द्वारा विभिन्न विषयों की जो चर्चा की गई है, इसी संबंध में आगे मैं जानकारी देना चाहूँ। शाला में विभिन्न स्तर के बच्चे होते हैं, सभी अपना काम भली बातें करें। इस हेतु शिक्षक को सभी बच्चों की कुछ न कुछ काम देना होगा। इस हेतु शिक्षक अधिगम संसाधन का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें ऑडियो, वीडियो, कार्टून, चित्र आदि का उपयोग करना। क्षेत्र का भ्रमण, किसी भी विषय की सही समझ हेतु बच्चों को स्वयं करके देखना के लिए उसको ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना। इस हेतु उन्हें आसपास के क्षेत्र का भ्रमण कराना अच्छा होगा। इस हेतु हम बच्चों को तालाब, सरोवर या आदि स्थान पर ले जाना चाहिए, जिससे वो पानी के महत्व, उसके उपयोग, के प्रदूषण, अपव्यय एवं संरक्षण पर चर्चा अपन कर सकते हैं। जल ही जीवन है। पानी के स्रोतों पर चित्र बनवाना, हैंडपंप, कुआं, नदी, तालाब आदि दुर्लभ वस्तुओं पर उनसे चर्चा करना, जिससे वे अपने बातों को स्पष्ट कर सकते हैं। किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा प्रकाश आपने डाला। इस पर्यावरण अध्ययन के मॉड्यूल समीकरण के लिए मैं आचार्य जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार। सर, सभी को नमस्कार। और मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक और हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसको यदि हमने हिंदी की तरह पढ़ाया तो निश्चित तौर पे हमारे बच्चों की अवधारणाएं पूरी नहीं होगी। और इसी बात को हमारे सम्मानीय कमिश्नर साहब ने आज इसकी शुरुआत की है कि ये दोनों विषय ऐसे हैं कि जो कक्षा कक्ष से ज्यादा बाहर के वातावरण में और इसकी समझ को बेहतर बनाते हैं। साथियों, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र निष्ठा के अंतर्गत हमने जो पूरा किया है और हम सब लोगों ने इसकी जो समझ बेहतर बनाई है, उसके अंतर्गत हम सब लोगों ने बहुत अच्छी समझ के साथ जाना है कि आखिर प्राथमिक स्तर पर प्रकृति, स्थिति और पाठ्यक्रम संबंधी अपेक्षाएं कैसे कक्षा कक्ष में पूरी की जा सकती है। हम सब लोगों ने सीखा है कि सीखने के प्रतिफल और शैक्षणिक दृष्टिकोण को कैसे बेहतर तरीके से विकसित किया जा सकता है। साथियों, एक बहुत सुंदर उसमें गतिविधि दी गई है हमारे मॉड्यूल के अंतर्गत कि वर्तमान समय में पूरा विश्व जिस मुद्दे पर संवेदनशील होकर कार्य कर रहा है वो है साफ पीने का पानी। तो इस विषय पर, इस थीम पर जो गतिविधियां इस मॉड्यूल के अंतर्गत हम सब लोगों हमने जो सीखी है वो शैक्षणिक दृष्टिकोण को समझने के लिए, उसको बेहतर बनाने का एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण उसमें दिया गया है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत शिक्षा शास्त्र में हम सबकी अवधारणा स्पष्ट हुई है। विविधता, जेंडर, कलर और सौंदर्य, मूल्यों आदि जैसे मुद्दों की देखरेख
को भी यथासंभव समुचित प्रयास कैसे किया जाए उसको लेकर हम सब लोगों ने